हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप में। तो देखिए, हमने लास्ट टाइम जो शुरुआत करी थी कुड़िंद राजवंश से शुरू किया था, जिसमें कि हमने प्राचीन कुड़िंद जो है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं मध्यवर्ती कुड़िंद से शुरू करने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने पुरानी जो वीडियो है, पुरानी क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है, तो उसके बाद अगर आप सीधे नई वीडियो से शुरू करेंगे तो यहाँ से आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो कोशिश करिए कि आप पहले पुरानी वीडियो देख लें, क्योंकि बीच से शुरू होगा तो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो अगर पुराना आपने नहीं देखी है वीडियो, तो उसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से लिंक से उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं वो मध्यवर्ती कुड़िंद से हम शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ मैं कि आपने लास्ट जो मैंने वीडियो आपको जो लास्ट हमने क्लास लिया था वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और उसमें अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न लगता है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट करके आप मुझे बता देना, मैं क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो आज हम मध्यवर्ती कुड़िंद से शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारा कुड़िंद राजवंश का दूसरा भाग है। तो मध्यवर्ती कुड़िंद आपका जो है 900 से 300 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, तो ये जो है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग 3 भाग में डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि जो फर्स्ट आपका प्राचीन कुड़िंद है वो आपका 1500 से 900 ईसा के बीच में है। मध्यवर्ती कुड़िंद आपका 900 से 300 ईसा पूर्व तक है, और जो उत्तरवर्ती कुड़िंद है वो आपका 200 से 300 ईस्वी तक है। ठीक है, तो ये इसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग किया गया है, क्योंकि जो कुड़िंद राजवंश है वो बहुत लंबा चला था, इसलिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब जो प्राचीन कुड़िंद जो था वो समाप्त हो चुका था, मध्यवर्ती शुरू हो गया है, बीच का पार्ट शुरू हो गया है। तो इस दौरान जो कुड़िंद थे तो वो छोटे छोटे प्रांतों में उस टाइम पे डिवाइड हो रखे थे। तो अब उन्होंने प्रांतों में क्या है, उन्होंने डेवलपमेंट शुरू करना स्टार्ट कर दिया, उनका विकास होना शुरू हो गया। तो इस दौरान उन्होंने लोहे का आविष्कार भी कर लिया। तो लोहा मिलने से हुआ ये कि एक तरफ तो उनका उत्पादन बढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जो है हथियार बनाने शुरू कर दिए। और जब किसी राज्य में हथियार बनने शुरू हो जाते हैं तो वो राज्य शक्तिशाली राज्य हो जाता है, और वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। तो इन लोगों ने भी फिर यही स्ट्रैटेजी अपनाई, इन्होंने अपना विकास करना शुरू कर दिया, विस्तार करना शुरू कर दिया। और जब इन्होंने अपना विस्तार करना शुरू करा तो जो कुड़िंद थे, मध्यवर्ती कुड़िंद जो थे, वो 3 जनपदों में डिवाइड हो गए, 3 अलग अलग जनपदों में डिवाइड हो गए। ठीक है, तो मध्यवर्ती कुड़िंद अभी 3 जनपदों में डिवाइड हो गए, और ये जनपद थे इनके शत्रुघ्न नगर, कौरवों का ब्रह्मापुर राज्य, और तीसरा था गोविषाण राज्य। तो अभी ये 3 जनपद में डिवाइड हो गए हैं, और ताकि वो बहुत अच्छे से फिर अपना विस्तार और भी अच्छे से कर सके। और फिर आगे यही हुआ, 3 जनपदों में डिवाइड होने के बाद उन्होंने फिर भी अपना विस्तार जो है वो जारी रखा, और विस्तार करते करते ये आपके 3 जनपद जो हैं ये 16 महाजनपद में डिवाइड हो गए। ठीक है, इसके बाद ये जो है 16 महाजनपदों में डिवाइड हो गए। ठीक है, तो जब 16 महाजनपद में डिवाइड हो गए तो जो राजवंश थे, जो कुलिंद राजवंश थे, उन्होंने क्या करा, अपनी जो उनकी राजधानी श्रीनगर थी, पहले जब प्राचीनतम कुड़िंद तक उनकी राजधानी श्रीनगर में हुआ करती थी, इसको उन्होंने शिफ्ट कर कर कालकूट कर दिया। कालकूट इन्होंने अपनी राजधानी बना दी। ठीक है, लेकिन इनकी एक और राजधानी हुई है शत्रुघ्न नगर, तो इनकी 3 राजधानी हो जाती हैं। जो कुलिंद राजवंश है उसकी 3 राजधानी हुई है, श्रीनगर हुई है, कालकूट हुई है, और शत्रुघ्न नगर हुई है। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों राजधानी आपको याद होनी चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि श्रीनगर उनकी जो राजधानी थी वो प्राचीन कुड़िंद तक थी। प्राचीन कुड़िंद जब चल रहा था आपका, उस टाइम इनकी राजधानी श्रीनगर थी। उसके बाद जब इन्होंने मध्यवर्ती कुड़िंद में अपना विस्तार करना शुरू करा तो इनकी राजधानी जो है वो कालकूट हो गई। कालकूट इन्होंने अपनी राजधानी बना दी, और उसके बाद शत्रुघ्न नगर इनकी राजधानी हो गई। तो ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, तो इसका भी कुछ साक्ष्य मिला होगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो वो इसका जो साक्ष्य मिला है वो कालसी अभिलेख में मिला है। ये सारा आपका जो
मैं आपको बता रही हूँ हिस्ट्री, ये सारी हिस्ट्री कालसी अभिलेख में मिलती है। ठीक है, कालसी अभिलेख में ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी हिस्ट्री आती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्यवर्ती कुनिंद के बारे में कहाँ से आपको साक्ष्य मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कालसी अभिलेख से आपको ये साक्ष्य मिलता है कि मध्यवर्ती कुनिंद में विस्तार होना शुरू करा था, उन्होंने अपना और डेवलपमेंट करना शुरू कर लिया था, या फिर उन्होंने अपनी राजधानी कालकुट शिफ्ट कर ली थी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जब मध्यवर्ती कुनिंद खत्म होता है, 900 से 300 ईसा पूर्व का समय खत्म होता है, और यहाँ पर आपका उत्तरवर्ती कुनिंद शुरू होता है। तो उत्तरवर्ती कुनिंद शुरू होने में जो कुनिंद राजवंश था वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था, और भी ज़्यादा मजबूत हो गया था। उत्तरवर्ती कुनिंद आपका जो है 200 से 300 ईस्वी तक चला है। ठीक है, तो अब देखिए, एक जो पहले एक राजवंश चल रहा था जहाँ पर कि एक राजा के अधीन एक छोटा सा एरिया हुआ करता था, अब वो जो है 16 महाजनपदों में डिवाइड हो चुका है, और उसने बहुत विस्तार कर लिया। उसने लोहे का आविष्कार कर लिया, उसने व्यापार करना भी उन्होंने जो है उत्तरवर्ती कुनिंद में शुरू कर लिया था। तो अब क्या होता है कि राजा जब अपना राज्य का विस्तार कर रहा होता है, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, तो वो फिर मुद्राएं अपनी बनाना शुरू कर देता है। तो उत्तरवर्ती कुनिंद में आपको सबसे ज़्यादा मुद्राओं का आपको यहाँ पर वर्णन मिलेगा। ठीक है, तो इन लोगों ने मुद्राएं बहुत ज़्यादा बनाई हैं, सबसे ज़्यादा मुद्राएं आपकी उत्तरवर्ती कुनिंद में बनी हैं। तो उत्तरवर्ती कुनिंद में एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रांग राजा हुआ करते थे, राजा अमोघभूति। तो राजा अमोघभूति ने जो है, उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया था इस दौरान। तो व्यापार करने के लिए उन्हें क्या होता था, मुद्राओं की आवश्यकता पड़ती थी। तो पहले जब जो मध्यवर्ती कुनिंद है, उसके पहले प्राचीनतम जो कुनिंद है, उसमें जो है मुद्राएं तांबे की हुआ करती थी। ठीक है, तांबे की जो मुद्राएं हैं वो हमारे जो हम लोग आपस में जैसे आदान प्रदान करते हैं, उसके लिए तांबे की जो मुद्राएं थी वो चलती थी। लेकिन अब जब उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया था, एक दूसरे राज्य से व्यापार करना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि बाहर के देशों से उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया था, तो वहाँ पर तांबे की मुद्राएं छोड़कर अमोघभूति जो राजा थे, उन्होंने रजत की मुद्राएं शुरू कर दी। राजा अमोघभूति ने रजत की मुद्राएं बनाना शुरू कर दिया। रजत का मतलब होता है चांदी की मुद्राएं। तो आप सोच सकते हो कि अब राज्य कितना शक्तिशाली राज्य हो गया होगा कि चांदी की मुद्राएं भी बनने लगी हैं। तो व्यापार करने के लिए उन्होंने अब रजत की मुद्राओं का जो है प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो जो उत्तरवर्ती कुनिंद है, इसमें इन्होंने जो है सिक्के बनाना शुरू कर दिया, व्यापार बनाना शुरू कर दिया, और यहाँ पर इन्होंने 3 प्रकार के सिक्के बनाए। इन्होंने जो है 3 प्रकार के सिक्के बनाए, जिन्हें कि हम अमोघभूति प्रकार, पहला है अमोघभूति प्रकार, दूसरा है अल्मोड़ा प्रकार, और तीसरा जो है छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के इन्होंने इस दौरान बनाए हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के सिक्के जो है आपको यहाँ पर मिलते हैं, 3 प्रकार की मुद्राएं इन्होंने चलाई थी। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा मुद्राएं कौन से राजवंश में चली थी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कुलिंद राजवंश है उसने सबसे ज़्यादा सिक्के चलाए थे। यहाँ तक कि रजत के सिक्के भी इस दौरान बने हैं। ठीक है, तो रजत की मुद्राएं जो है वो सिर्फ राजा अमोघभूति के शासनकाल में ही बनी है। बाकी कोई भी इतना शक्तिशाली, इतना प्रतापी राजा नहीं हुआ जिसने कि रजत की मुद्राएं बनाई हो। बाकी आपका अल्मोड़ा प्रकार हो गया, छत्रेश्वर प्रकार हो गया, इन सब में ही जो है सिर्फ तांबे की मुद्राएं आपको मिलेंगी। तो जो राजा अमोघभूति थे, उन्होंने एक साइड तो अपनी जो उनकी मुद्राएं बनाई थी, उसमें उन्होंने एक साइड तो अपना नाम लिखवाया था, और वो उन्होंने खरोष्टी और ब्रह्मी लिपि में लिखवाया था। ठीक है, तो ये वैसी ही लिपियां हैं जैसे कि हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि होती है, उसी तरीके की खरोष्टी और ब्रह्मी लिपि भी है। तो उसमें उन्होंने क्या लिखवाया था, एक साइड तो उन्होंने लिखवाया था राज्ञा कुनिंदस्य अमोघभूति
एक साइड उन्होंने ये लिखवाया था राजा कुणिंदस्य अमोघ भूति, जिसमें कि कुणिंदस्य तो उनका जो राजवंश चला रहा है, कुणिंद राजवंश, वो हो गया, और अमोघ भूति उनका खुद का नाम हो गया। और राज्ञा मतलब उन्होंने राजा लिखवाया है कि राजा अमोघ भूति के, और कुणिंदस्य उनका कुल हो गया। ठीक है, तो ये उन्होंने एक साइड लिखवाया है। और दूसरी साइड जो है उन्होंने शिवनंदी और साथ में त्रिशूल की छाप बनवाई है। तो शिवनंदी की छाप कहते हैं कि इसलिए उन्होंने बनवाई है क्योंकि उनके जो कुल देवता हुआ करते थे वो शिव भगवान हुआ करते थे, तो इसलिए उन्होंने दूसरी साइड शिवनंदी की फोटो लगवाई हुई है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अमोघ भूति प्रकार। अब अगर हम अल्मोड़ा प्रकार की बात करें, अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं थी वो जो है अल्मोड़ा प्रांत से प्राप्त हुई हैं, इसलिए उनको अल्मोड़ा प्रताप की मुद्राएं कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है। और आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि हिस्ट्री रटने वाली चीज़ नहीं है, अगर आप इसे समझ के चलोगे तो बहुत ईजीली ये आपको याद हो जाती है। तो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो हमें अल्मोड़ा से मिली थी, और इसमें सिर्फ तांबे की ही मुद्राएं थी। ये सिर्फ तांबे की मुद्राएं थी, तांबे की मुद्राएं थी। और इन जो तांबे की मुद्राएं हैं इनमें 4 राजाओं का नाम मिला है। एक तो राजा शिवदत्त का नाम मिला है, एक शिवाली का नाम मिला है, और एक राजा भागवत का नाम मिला है, और एक राजा हरिदत्त का नाम मिला है। तो 4 नाम आपको अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में मिलेंगे। एक तो राजा हरिदत्त हो गए, राजा भागवत हो गए, राजा शिवदत्त हो गए, और राजा शिवाली हो गए। सिर्फ इन 4 राजाओं का ही नाम हमें अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में मिलता है। और अमोघ भूति प्रकार के सिक्के आपके 2 तरीके के थे, रजत और तांबा। ये सिर्फ अमोघ भूति राजा के ही इस पे नाम छपा हुआ था। ठीक है, तो ये आपके जो 2 प्रकार की मुद्राएं हैं ये कंप्लीट हो गई। अब आपका जो बचता है छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के बचते हैं। तो छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के जो आपके हैं ये राजा छत्रेश्वर के नाम पर, इनका नाम जो है छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के पड़ा है। छत्रेश्वर प्रकार इनका जो है छत्रेश्वर के नाम पर पड़ा है, राजा छत्रेश्वर। ठीक है, उनके नाम पर इनका जो नाम है छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के बना है। और ये सिक्के भी आपके सिर्फ तांबे के सिक्के हैं, ये भी सिर्फ तांबे के ही सिक्के हैं। इन्होंने भी बाकी रजत वगैरह के किसी भी टाइप के सिक्के नहीं बनवाए थे। ठीक है, तो हर जो एक प्रतापी राजा होता है, जो भी राजा थे वो जैसे कि अपने सिक्के के साथ अपना नाम लिखवाते थे, वैसे ही राजा छत्रेश्वर ने भी अपने सिक्के में अपना नाम गढ़वाया था। और क्या लिखवाया था इन्होंने? ब्राह्मी लिपि में लिखवाया था राजा, इन्होंने लिखवाया था भगवत छत्रेश्वर। एक साइड इन्होंने ये लिखवाया था भगवत छत्रेश्वर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर आपका है ये टोटल मुद्राओं पे बेस है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मुद्राओं का वर्णन किया गया है। और 3 प्रकार की मुद्राएं हैं, अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार, छत्रेश्वर प्रकार। अमोघ भूति प्रकार के जो सिक्के हैं, अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्रा है वो राजा अमोघ भूति ने चलवाई थी। उसमें 2 प्रकार की मुद्राएं आपकी है, रजत मुद्रा है और तांबे की मुद्रा है। रजत मतलब चांदी होता है और इसका उपयोग वो व्यापार करने के लिए करते थे। बाकी तांबे की जो मुद्रा है वो हमारे आपसी आदान प्रदान के लिए किया जाता था। उसके बाद जो 2 प्रकार की और मुद्राएं हैं, अल्मोड़ा प्रकार हो गया, छत्रेश्वर प्रकार हो गया। अल्मोड़ा प्रकार जो है अल्मोड़ा से मिला था और इसमें 4 राजाओं का नाम आता है, राजा शिवदत्त, राजा शिवाली, हरिदत्त और भागवत। इन 4 राजाओं का नाम इसमें मिला है। और जो छत्रेश्वर प्रकार के हैं वो राजा छत्रेश्वर ने बनवाए थे। और अल्मोड़ा प्रकार और छत्रेश्वर प्रकार में दोनों तांबे की मुद्राएं मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपकी मुद्राएं कंप्लीट हो चुकी हैं। और ये चैप्टर जो है वो मुद्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी आदिम जाति की क्लास शुरू होगी, तो उससे पहले आप ये जो है कंप्लीट कर लेना, इसको रिवाइज ज़रूर कर लेना। ठीक है, नहीं तो वो समझने में फिर दिक्कत होती है, फिर सारा मिक्सअप हो जाता है और आगे चलकर आपकी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, एग्जाम्स में प्रॉब्लम होती है। तो ये रिवाइज ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।